हेलो वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का आज के इस लेक्चर में। जे एडवांस 2025 का एक बेस्ट रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, उन चैप्टर्स का, उन सेलेक्टेड टॉपिक्स का जिनकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब हर साल उनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आते हैं। पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में आप चेक कर सकते हो, उनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं। और सबसे अच्छी बात होती है कि वो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो इस तरीके से होता है कि वो डुएबल होता है, बच्चे के लिए उसको कर सकता है मस्त तरीके से। ठीक है, तो अगर एक अच्छे लेवल पे आपने उस तरीके की प्रैक्टिस कर रखी है तो बच्चों हर क्वेश्चन आपने ढूंढना है, सेलेक्ट करना है और अपनी रेंज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हुए, सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। एंड दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी इन जेईई एडवांस। ये नहीं कि क्वेश्चन टफ है उस पर अपने टाइम वेस्ट कर दिया, जैसे ही वो फील लगे कि आपको टफ लग रहा है, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं हो रही, ढूंढो भाई पूरे पेपर में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चंस आपकी रेंज वाले 101% होते हैं। चाहे कितना भी डिफिकल्ट लेवल का पेपर हो, उसमें करने वाले क्वेश्चन जरूर होते हैं, वो आपने ढूंढना है। तो बच्चों आज मैंने 2 सब टॉपिक की बात करनी है, नोट अ कंप्लीट चैप्टर, क्योंकि वो सब टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चन बनाता है और हर साल लगभग क्वेश्चन आता है, ये पूरी तरीके से आप मान के जाएंगे। ठीक है, तो भाई डॉपलर इफेक्ट के कुछ क्वेश्चन ऑसम तरीके से हम सॉल्व करने वाले, हर साल क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और रोटेशन मोशन में हालांकि बहुत डिफिकल्ट, बहुत डेप्थ वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें टाइम वेस्ट हो सकता है अगर उनको सॉल्व करने उनको बैठ जाओगे। लेकिन कुछ एक ऐसे कॉन्सेप्ट है, अगर उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आ रहे जो कि आते हैं तो हर बच्चा सॉल्व कर सकता है। तो बेस्ट रिवीजन आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, मान के मैं चल रहा हूं, आपके फॉर्मूले, आपके बेसिक कंसेप्ट सब टू बी वेरी क्लियर है, और यहाँ पे एप्लीकेशन आपने देखना है कि कैसे आपने अप्लाई करना है कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हुए। डन गाइस, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन 2024 में आता है डॉपलर इफेक्ट से। पहले क्वेश्चन करेंगे हम डॉपलर इफेक्ट के, है ना, 1 2 3 to 4 जितने बनेंगे, हर तरीके की कंडीशन कॉन्सेप्ट हम कोशिश करेंगे इनमें यहाँ पे यूज कर ले। उसके बाद हम रोटेशन वाले क्वेश्चन करेंगे। तो बने रहना बच्चों बहुत शानदार तरीके से। जस्ट 2 दिन आपके पास बचे, आज का दिन और कल का दिन, इनमें मैक्सिमम जितने भी सब टॉपिक इंपॉर्टेंट बचे हैं सारे के सारे मैं कवर करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपका फिजिक्स में एटलीस्ट दोनों पेपर को मिला के 40+ स्कोर आराम से चला जाना चाहिए। ठीक है, जिससे आप एक अच्छा स्कोर मेंटेन कर सको अपने जे एडवांस एग्जाम में। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन है सोर्स ऑफ साउंड। देखो उसने डायग्राम दे रखा है, बाकी आप पढ़ लेंगे। और इसी से ये क्वेश्चन ऐसा था, मतलब ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा गया, तो हर बच्चे का हो जाना चाहिए था अगर उसने बहुत अच्छी प्रैक्टिस, बेसिक फॉर्मूला उसके एप्लीकेशन करने उसको आते हैं। ठीक है, पहले केस में उसने बोला एक सोर्स है, इसी को देख के आप आइडिया लगा लेंगे। इधर को इसकी स्पीड जो है सोर्स की जो स्पीड है दैट इज v है, और उसी लाइन पे, ठीक है, यहां पे एक ऑब्जर्वर है जो उसके अपोजिट आ रहा है, और उसकी स्पीड जो है ऑब्जर्वर की वो भी v है। मैं अपने अकॉर्डिंग इसको बना रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ी परेशानी ना हो। दिस इज द केस 1। अगर ये केस 1 है तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सोर्स जो इमिट कर रहा है साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, बच्चों जो सोर्स है वो इधर को जा रहा है, और जो साउंड होती है वो हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जाती है। आपको पता होगा, साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी साउंड की जो डायरेक्शन होगी वो तो ऑब्वियसली ऑब्जर्वर की तरफ होगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ साउंड, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड जब आप लोगे ये उसकी डायरेक्शन है। ठीक है, कूल। और वेलोसिटी ऑफ साउंड इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली उसने दे रखी होगी, दैट इज योर वेलोसिटी। नहीं दे रखी है तो फिर हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो साउंड इधर को जा रही है। अब मेन यहां साइन कन्वेंशन जो हर बच्चे को याद रखना चाहिए कि भाई यहाँ पे 2 चीज है जो मूव करेगी, एक तरीके से। ठीक है, एक आपका सोर्स है और एक आपका ऑब्जर्वर है। अब साउंड किधर को जा रही है, उसकी डायरेक्शन में जो होगा वो पॉजिटिव लेना, उसके अपोजिट जो होगा उसको नेगेटिव लेना है। मतलब अगर साउंड इधर जा रही है तो सोर्स भी देखो इधर जा रहा है, यानी सोर्स की जो स्पीड है वो पॉजिटिव साइन के साथ आप पुट करने वाले हैं, दैट इज v। और साउंड इधर जा रही है, ऑब्जर्वर उसके अपोजिट है, यानी ऑब्जर्वर की स्पीड जो रहेगी वो माइनस की रहेगी। बस इतना ख्याल रखना है। ये साइन कन्वेंशन अगर आपको अप्लाई करने आते हैं तो बस हो जाएगा फिर। ठीक है, इस सिचुएशन में जब दोनों को अप्रोच कर रहे हैं तो जो हेड फ्रीक्वेंसी है उसने बोला है कि व्हेन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर द स्पीड v विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एज शोन इन द केस 1 एंड द ऑब्जर्वर मेजर द फ्रीक्वेंसी। मतलब इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी इसके मोशन की वजह से, तो हम उसको f डैश लिखेंगे। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f नॉट। और फॉर्मूला क्या होता है आप सब बच्चों को पता है, v माइनस v नॉट ओवर v माइनस vs। बच्चों ये जो v यहाँ पे लिखा है ये दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड है, v नॉट स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है, vs इज द स्पीड ऑफ सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस करेगा। अंडरस्टूड, परफेक्ट सर। ये ओरिजिनल स्पीड है जो ये प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो सोर्स ने जो ओरिजिनल स्पीड प्रोड्यूस की है वो देख सकते हो आप, दैट इज योर 240 हर्ट्ज। ये वो बेसिक है जो बच्चों को पता होना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन है यार हम कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब पहली कंडीशन मैंने केस 1 ले ली है, दिस इज योर केस फर्स्ट, यू कैन सी वेरी क्लियरली। तो एफ डैश उसको जो सुनाई दे रही है वो दे रही है 288, देख लो 288, और एफ नोट कितना है 240।
ठीक है, v कितना है भाई नहीं पता, v नोट कितना है v, लेकिन v नोट इसके अपोजिट आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला माइनस के साथ पुट करना है, और v माइनस सोर्स भी v है लेकिन माइनस ही रहेगा तो v रहेगा यहाँ पे। अब देखो इसको कैंसिल कर सकते हो तो कर लो, देखो इसको इसके नीचे लेके आओ, 288 बाई 240 सॉल्व करना है क्योंकि v नहीं दे रखा, निकालना पड़ेगा, तो v प्लस v ओवर v माइनस, और दिस इज द, एक चीज याद रखना, क्योंकि उसने सोर्स की और ऑब्जर्वर की स्पीड v दे रखी है, तो साउंड की जो स्पीड है ना भाई, साउंड की स्पीड को मैं लिख सकता हूं v डैश, लिख लो आप, चलेगा, v डैश लिख लो जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो v डैश इज द स्पीड ऑफ साउंड, यानी साउंड की स्पीड को मैं v डैश लिख रहा हूं। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम बच्चों। अब इसको कोशिश करो, इसको कैंसिल कर सको तो इसको किससे कैंसिल कर सकते हो, 12 से कैंसिल कर लो। देखो 12 से कैंसिल करोगे तो 220 आएगा, और 2 आएगा और 4 आएगा, 24 आ रहा है यार। ठीक है यार, पूरा ही कैंसिल हो रहा है यार, ये तो देख लो आप, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 24/20 यानी 24/20 आ रहा है, और ये v डैश प्लस v आ रहा है, और ये v डैश माइनस v आ रहा है, इसको भी कैंसिल कर लेंगे भाई। इसको कैंसिल करो आप, 4 से कर लो तो 11 आ जाएगा, और 4 से करोगे तो 5 आ रहा है। क्या किया मैंने, नहीं 24, दिस इज 24, क्या किया मैंने, दिस इज 24, राइट। तो 24 अगर ये आ गया भाई तो ये 6 आएगा और ये 5 आएगा, ये आना चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो बच्चों ये आएगा 6v डैश माइनस 6v और इक्वल टू 5v डैश और प्लस 5v। तो v को इधर लेके जाओ 11 हो जाएगा, इसको इधर लेके जाओ तो v डैश बचेगा, दैट इज 11v। तो v डैश यानी साउंड की स्पीड जो सोर्स की स्पीड है और उसकी स्पीड उससे 11 टाइम्स है, तो एक तो ये मिल गया। दिस इज योर फर्स्ट सिचुएशन, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन है, आंसर बाद में मैच करा लेंगे तो डोंट वरी, तो पहले कैलकुलेशन देख लो। अब केस 2 देख लो बच्चों, केस 2 देखो भाई, आराम से बेसिक फंडामेंटल है और एडवांस में क्वेश्चन आ जाते हैं, आते थे, तो डुएबल क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ढूंढना है आपने आराम से। केस नंबर 2 में अब क्या किया, जो सोर्स इधर जा रहा था वो इधर को जाने लगा सेम स्पीड के साथ, जो सोर्स है, लेकिन जो साउंड होगी, देखो ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को चेक करो, ऑब्जर्वर भी अपोजिट जाने लगा, ऑब्जर्वर इधर को जा रहा है। तो लेकिन जो साउंड है ना, सोर्स इधर जाए, लेकिन साउंड हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी, यानी साउंड की जो डायरेक्शन होगी, यानी जो साउंड की जो डायरेक्शन होगी वो तो ऑब्जर्वर की तरफ रहेगी। अब आपने देखना है कौन सा प्लस कौन सा माइनस, तो स्पीड ऑफ सोर्स यानी v डैश वो क्या होगी, ये देखो सोर्स इधर जा रहा है, साउंड इधर को है, तो अपोजिट है तो उसको माइनस ले लेंगे। अब साउंड इधर को ही है और ऑब्जर्वर भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, अब ऑब्जर्वर की इसमें, इस केस में दिस इज सोर्स, ठीक है। जो ऑब्जर्वर की स्पीड बनेगी इस केस में, चूंकि साउंड भी इधर ही जा रही है ऑब्जर्वर ही, तो वो पॉजिटिव आएगी, इसमें पॉजिटिव आ जाएगी इस केस में। देखो इसके जस्ट अपोजिट हो गई कि नहीं, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट, बस हो गया। अब पता है क्या बोल रहा है, तो बताओ अब इस कंडीशन में उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो वो दे रखी है उसने n हर्ट्ज, तो n बताओ कितना होगा। तो हम लिखेंगे f डबल डैश इक्वल टू f नॉट सेम ही रहेगी, तो v माइनस v नॉट, फॉर्मूला स्टैंडर्ड ये होता है, इस फॉर्मूले में हमें v नॉट और vs की साइन के साथ वैल्यू पुट करनी होती है, जैसे मैंने यहाँ पुट की, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये उसको हर्ट, जो उसको सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी, राइट, आफ्टर द रिलेटिव मोशन, राइट। तो v माइनस दैट इज दिस v रहेगा, और ये v डैश मान लिया हमने, तो v डैश था ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा v, ठीक है भाई, ये हमें निकालनी है बच्चों। तो f डबल डैश ये कितनी दे रखी है 240, ठीक है सर, v डैश ऑलरेडी हमने निकाल लिया, 11 टाइम्स ऑफ v, तो 11v माइनस v ओवर 11v प्लस v दैट इज 12v, और ये आ जाएगा 240 इंटू 10v, और इधर 12v और v से v बच्चों कैंसिल, तो ये हो गया 220 ला। अब डबल डैश आ जाएगा सेकंड केस में 200 हर्ट्ज, यानी 200 हर्ट्ज उसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी सेकंड केस में। दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द बेस्ट बेसिक। बस आपको फंडामेंटल आना चाहिए, डॉपलर इफेक्ट से किसी भी कैटेगरी के क्वेश्चन आ जाए, आपको हर सिचुएशन के हर केस को पढ़ के जाना है, रिवाइज करके जाना है, एंगल पे भी जा रहा होगा, उसके कंपोनेंट लेते हैं हम, वो सब कुछ करके जाना है, क्योंकि वो कंपोनेंट वाला क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, तो आपको मजा आएगा क्वेश्चन को क्रैक करने में, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में, उसको समझते हुए आगे बढ़ने में, ठीक है भाई। चलो भाई, अब बच्चों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने बोला आपको 2-3 क्वेश्चन हम यहाँ पे डॉपलर के अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर रोटेशन के क्वेश्चन करेंगे, सब टॉपिक्स है और इनके हर साल ही आते हैं, ये तो आप मान के चलेंगे। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आराम से क्वेश्चन को अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले पढ़ लिया जाएगा। 2017 में आया था और इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आ चुके थे। अगर आप पीवाईक्यू करके जाते हो तो देखो, जो पहले क्वेश्चन आ गया था मेरे ख्याल से 2012 में आया था, उसके बाद 17 में भी आएगा, उससे पहले भी आया होगा। तो जो बच्चे पीवाईक्यू करके गएंगे
और 17 का पेपर दे रहे होंगे तो ऑब्वियसली उनको क्वेश्चन करने आएंगे ना भाई। वैसे ही पीवाईक्यू आप भी करके जा रहे हो, इससे सिमिलर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप भी करके आएंगे। और कॉन्सेप्ट देख लो, उसने बोला स्टेशनरी सोर्स इमिट्स, सबसे पहले एक सोर्स है और वो रेस्ट पे है, एक सोर्स है, ठीक है, रेस्ट पे है, यानी सोर्स की जो स्पीड है वो तो जीरो हो गई। यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो इधर जा रही होगी, लेट्स सी मैंने माना इधर को साउंड जा रही है, तो दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ साउंड, जो आपको अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है टू डिफाइन द डायरेक्शन, की डायरेक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हो, ठीक है भाई। ओके सर, अब उसने बोला साउंड इज रिफ्लेक्टेड बाय ए लार्ज कार, यही कमाल की चीज है, यही स्पेशल कंडीशन है इस क्वेश्चन की। अगर एक लार्ज कार है ना भाई, ये कार है आपके पास, कार इधर को जा रही है और ये साउंड इसके पास पहुंचेगी तो कार इसको रिसीव करेगी, यानी ये ऑब्जर्वर का काम करेगी। इनिशियल केस में ऑब्जर्वर का काम करेगी, ठीक है, दिस इज योर ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर का काम करेगी, ठीक है, यानी रिसीवर का काम करेगी इस तरीके से। अब वो क्या बोल रहा है नेक्स्ट, और कार की जो स्पीड है इधर को जो जा रही है, यानी जो ऑब्जर्वर है, या यू कैन से कार की स्पीड वो है 2 मीटर पर सेकेंड, साउंड इधर आ रही है, कार इधर जा रही है इनिशियल केस में, लेकिन वो बोल रहा है द साउंड इज रिफ्लेक्टेड बाय दिस कार, है ना, रिफ्लेक्टेड, द रिफ्लेक्टेड सिग्नल इज रिसीव्ड बाय द सोर्स अगेन, मतलब ये साउंड है ये इससे टकराएगी आके ऐसे, और टकराने के बाद इससे रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। तो ये जो बड़ी वाली सी मैंने कर्व बनाया है ये रिफ्लेक्टेड है, दिस इज रिफ्लेक्टेड। बच्चों एक बात मैं बता दूं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपने मेंस के लिए सॉल्व किए होंगे, पीवाईक्यू के होंगे, वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। जब भी साउंड का रिफ्लेक्शन हो हमेशा याद रखना, वरना सॉल्व करने में, फॉर्मूला बनाने में घना टाइम लग जाएगा। जब भी साउंड का रिफ्लेक्शन हो, मतलब कार अप्रोच कर रही है किसी बड़ी सी बिल्डिंग को, क्लिफ को, हिल को, राइट, या जैसे आप कार से रिफ्लेक्ट हो गई साउंड और उसमें इस रिफ्लेक्टेड साउंड की स्पीड पूछे, तो इस केस में क्या होता है, बाय द वे सोर्स तो रेस्ट पे ही है ना, मे बी एक बड़ा सा पहाड़ हो, बड़ी सी बिल्डिंग हो तो रेस्ट पे ही है, लेकिन साउंड गई और टकरा के वापस आए, तो इस केस में जो कार होता है ना, यानी जो ऑब्जर्वर होता है, जो ऑब्जर्वर होता है वो पहले ऑब्जर्वर का, वही ऑब्जर्वर का काम कर रहा है, और चूंकि रिफ्लेक्ट होके साउंड यहां इसको सुनाई देगी तो इससे रिफ्लेक्ट होके ऐसा लगेगा कि कार से साउंड आ रही है, तो ये एक तरीके से सोर्स का भी काम करता है। तो यहां पे जो ऑब्जर्वर की स्पीड है वही सोर्स की स्पीड रहेगी, यानी कार की जो स्पीड है वही ऑब्जर्वर वही सोर्स, ये वाला केस है। तो जब भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वाला केस आए और आपसे डॉपलर के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्टेड साउंड की फ्रीक्वेंसी पूछे, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, यार याद रखना, या तो आपको दो केस बनाना पड़ेंगे कि पहले इसने कितनी रिसीव की फिर कितनी रिफ्लेक्ट की, या आप डायरेक्ट इस केस में इस कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हुए जब भी कभी कोई व्हीकल किसी बड़ी सी क्लिफ, किसी बड़ी सी बिल्डिंग, इस तरीके की सिचुएशन में आए, उसकी तरफ जाए और साउंड रिफ्लेक्ट होकर उसी को सुनाई दे, तो वो जो ऑब्जर्वर है वही सोर्स का भी काम कर रहा है, तो क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है वहां से साउंड। तो ध्यान से समझ लेना भाई, इस केस में रिफ्लेक्टेड साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी v प्लस जो ऑब्जर्वर की स्पीड है ओवर v माइनस जो सोर्स है वो भी ऑब्जर्वर ही है। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लेना, इस कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, दैट इज द स्पेशल केस, ठीक है। अदरवाइज ये बनाना पड़ेगा, दो फॉर्मूले आएंगे, दोनों को मर्ज करके इसको बनाना पड़ेगा, तो बना लिया। और यहां पे हमने v नॉट की वैल्यू यानी ऑब्जर्वर की, यानी कार जो यहां पे ऑब्जर्वर है, कोई भी व्हीकल होगा उसकी स्पीड वो एज इट इज पुट करनी है, कोई साइन कन्वेंशन नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला साइन कन्वेंशन करके ही बनाया गया। तो इस सिचुएशन में फॉर्मूला एज इट इज डायरेक्ट यूज कर लेना, बस इतनी बात समझ में आती है। अब क्वेश्चन को क्या बोल रहा है ये समझ लो आप, व्हाट विल बी द बीट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टिंग सिग्नल। बीट फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है पहले तो यही समझ लो। बीट फ्रीक्वेंसी बच्चों निकाली जाती है दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, ठीक है। तो पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई ओरिजिनल आपके पास, पहली फ्रीक्वेंसी जो इसने साउंड प्रोड्यूस करी होगी दैट इज 492 पहली फ्रीक्वेंसी। दूसरी फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड होगी, उनका बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे ऑब्वियसली उनके बीच का, यानी पहली फ्रीक्वेंसी है 492, उसके बाद ये निकालनी है यहां से, जस्ट पुट द फॉर्मूला, तो मैं लिखूंगा एफ आर इज इक्वल टू 492 और v क्या है, v डैश, v क्या है, v डैश, और v डैश है क्या, साउंड की स्पीड, तो भाई दे रखी है क्या, यस 330, तो बच्चों दिस इज 330 प्लस 2 ओवर 330 माइनस 2, बस ये याद रखना है कि यहाँ ऑब्जर्वर और सोर्स एक ही है, दोनों की स्पीड सेम ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 492, यहाँ पे 332 ओवर 328, ये बन रहा है। सॉल्व करो जरा, सॉल्व करो भाई, किससे सॉल्व हो सकता है ये, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 286 इतना आ रहा है, 164 इतना आ रहा है भाई, ठीक है। सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे बनेगा 243, यहां बनेगा 82, ठीक है। और सॉल्व करें भाई इसको, और सॉल्व करेंगे तो इससे इसको कैंसिल कर सकते हो क्या,
4 1 और ये बनेगा 1 6 6। ठीक है भाई, इस ऐसे कुछ बन रहा है, ठीक है, ऐसे कुछ बन रहा है। तो एफ आर जो आएगा आपके पास दैट इज व्हाट 166, ठीक है, 166 और कितना बन रहा है इंटू 143 ओवर कितना 41। अब देखो भैया कितना आएगा, कैंसिल वैंसिल करके देख लो उसको, ठीक है, कैंसिल वैंसिल करके इसको चेक करेंगे तो ओके। सो लेट्स सी, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले कितना आ रहा है, ठीक है। जितनी भी ये वैल्यू आएगी बस उनका डिफरेंस ले लेना है, वही आपकी बीट फ्रीक्वेंसी होगी एंड दैट शुड बी योर करेक्ट आंसर। तो एक बार देख लिया जाए कि कितना बन रहा है अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर, राइट। तो कितना बन रहा है ये आपने चेक कर लेना कैंसिल वगैरह करने के बाद, ठीक है भाई। चलो भाई बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद 498 वो आपको आंसर दे रहा है, इतनी फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाएगी, इतनी हर्ट्ज। यानी इस केस में कार से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो सोर्स को वापस साउंड सुनाई देगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो निकाली है उसने 498। और अगर 498 आई है तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 498 माइनस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 492, तो आप देख सकते हैं दैट इज 6, यानी 6 हर्ट्ज का बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। चलो ये तो निकल ही जाएगा, बट मेन था ये कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग, ये फॉर्मूले को अप्लाई करना और जितना ज्यादा कम इसको शॉर्ट कर सकते हो उतना ज्यादा कर लेना, और उसके अकॉर्डिंग इस टाइप के क्वेश्चन को भी आपने स्पेशल तौर पे ध्यान रखना है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के केस में, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब उसको आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन दो मैंने लास्ट में रखे हैं ना, ये 1996 का है, 1979 का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, अभी करंटली आने के भी काफी चांस बने रहेंगे, तो उसको भी ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके सारे रिवाइज हो जाएंगे इनके अकॉर्डिंग। देखो हमारा मेन फंडा होता है ये साइन कन्वेंशन का यूज हो जाना और एक्चुअल फॉर्मूले का यूज करना आपको आना। और एक्चुअल फॉर्मूला है क्या, एक्चुअल फॉर्मूला पूरे डॉपलर इफेक्ट में कोई भी क्वेश्चन आएगा जो वो फ्रीक्वेंसी सुनेगा, उनका रिलेटिव मोशन होने के बाद वो होगी हियर्ड फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी और V माइनस वी नॉट ओवर और V माइनस वी एस, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। इसमें हमें V नॉट और VS की वैल्यू साइन के साथ पुट करनी है, V नॉट ऑब्जर्वर की स्पीड और ये सोर्स की स्पीड, और V जो है साउंड की स्पीड है, इन दोनों की साइन के साथ पुट करनी है, ये एक्चुअल है, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी। बस इस फॉर्मूले को यूज करते जाएंगे, बनाते जाएंगे। साउंड अगर इधर को जा रही है, ये है साउंड डायरेक्शन, एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, उसकी डायरेक्शन में अगर VS या V नॉट होगा तो दोनों को पॉजिटिव लेना है, अगर कोई भी उसके अपोजिट होगा तो उनको नेगेटिव लेना है, और यहां पुट करना है, आपका फॉर्मूला बनता जाएगा। अब डिफरेंट डायरेक्शन दे सकता है, डिफरेंट डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है, जरूरी नहीं है कि ऑब्जर्वर या सोर्स साउंड की डायरेक्शन में जा रहे होंगे या अपोजिट ही जा रहे होंगे, किसी एंगल पे भी जा रहे होंगे। जब एंगल पे जाते हैं तो कंपोनेंट ले लिए जाते हैं, आप समझ गए, एंगल पे जाएंगे तो कंपोनेंट ले लिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे, तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है। होप सो यू गाइस अंडरस्टूड। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये कैटेगरी भी आपको पता होनी बहुत जरूरी होती है, राइट। उसने बोला कि व्हिसल है इमिटिंग अ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 440 हर्ट्ज इज टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ 1.5 मीटर लेंथ एंड रोटेटेड विद एन एंगुलर वेलोसिटी दैट इज 20 रेडियन पर सेकंड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो भाई सबसे पहले सिचुएशन चेक कर लेते हैं कि कंडीशन है क्या इसकी। तो लेट्स सी एक स्ट्रिंग है, उसका एक एंड हमने यहाँ पे टाइप किया है और एक एंड पे एक व्हिसल को हमने बना दिया जो साउंड प्रोड्यूस कर रही होगी, और उसको हॉरिजॉन्टल पाथ पे इस तरीके से मूव कराया जा रहा है। आप ध्यान से समझ लेंगे क्वेश्चन। तो दैट इज द व्हिसल, ये आपकी व्हिसल है, और यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है इसकी जो लेंथ है वो इसकी रेडियस का काम करेगी, और लेंथ दे रखी है इसकी 1.5 मीटर, ठीक है। और ये इनिशियली जैसे यहाँ से चलेगी, इसकी ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है जो साउंड प्रोड्यूस करेगी, ये जो ये साउंड प्रोड्यूस करेगी इस तरीके से, अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो साउंड जो भी प्रोड्यूस करेगी यहाँ पे नहीं, जिधर ऑब्जर्वर होगा उधर को जाएगी, मैं पहले ये देखूंगा। तो दैट इज ओरिजिनल ले लेते हैं 440 हर्ट्ज। अब आगे बढ़ते हैं, पहले क्या बोल रहा है, ठीक है भाई। और ये रोटेट कर रही है विद द एंगुलर स्पीड दैट इज 20 रेडियन पर सेकंड, वो तो पता ही। कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज हर्ड बाय द ऑब्जर्वर स्टेशनड एट द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द व्हिसल। अगर व्हिसल यहाँ है, सपोज करो इसी साइड में ले लेते हो, सपोज करो इस साइड में कहीं यहाँ पे है ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर और रेस्ट पे है, यानी ऑब्जर्वर की स्पीड तो 0 है इस केस में, ऑब्जर्वर की स्पीड तो 0 है। अच्छा सर ठीक है, अब व्हिसल अभी यहाँ पे है, ये वाली पोजीशन है, देखो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड ये वाला, और डायमेट्रिकली अपोजिट एंड ये वाला। अब आपसे पता क्या पूछ रहा है, उसने पूछ रहा है रेंज, रेंज बता दो भाई, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कैलकुलेट द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। रेंज मतलब मैक्स टू मिनिमम, मिनिमम टू मैक्स जाओ आप, ठीक है। अब अगर आप देखें, अगर वो व्हिसल यहाँ पे आए किसी इंस्टेंट पे और वो इधर को जा रही है, तो जो सोर्स है उसकी स्पीड इधर है, लेकिन साउंड तो हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ जाएगी ना भाई। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ साउंड गाइस,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ साउंड। और अगर आप बच्चे देख रहे होंगे डायरेक्शन ऑफ साउंड और वीएस के बीच में यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बना है। जब 90 डिग्री एंगल बनेगा तो इससे निकलने वाली ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी। इस बात का ख्याल रखना, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस व्हेनेवर द स्पीड ऑफ साउंड, डायरेक्शन ऑफ साउंड इज परपेंडिकुलर टू द जो आपका सोर्स होगा, उसके कंडीशन में आपको ऑब्जर्वर को सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी वही होगी जो 440 हर्ट्ज है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ओरिजिनल दिखाई देगी। लेकिन जैसे जैसे ये विसल ऐसे जा रही होगी, अपनी टॉप पोजीशन पे सपोज करो पहुंची विसल, आप देख सकते हो विसल जब टॉप पोजीशन पे पहुंच रही है तो उसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पे इधर है कि नहीं है। लेकिन साउंड तो अभी भी वही इधर ही जा रहा है ना, क्योंकि ऑब्जर्वर तो हमारा इधर ही है। ठीक है, इस केस में साउंड इधर हो गई, स्पीड ऑफ सोर्स इधर हो गई, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो वीएस को इस कंडीशन में क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ये तो रेस्ट पे ही है। तो इस केस पे जो फ्रीक्वेंसी होगी, लेट्स सी F1 होगी, और एफ नॉट हम लिखेंगे v माइनस वी नॉट ओवर v प्लस वी नॉट। भाई मिनिमम टू मैक्स के बीच में सारी बाकी पोजीशन की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर जगह, तो हम मिनिमम टू मैक्सिमम लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे F1 जो आएगी बच्चों F440 हो जाएगी, और v स्पीड ऑफ साउंड है, दे रखी है क्या, 330 दे रखी है, 330 माइनस वी नॉट कितना है, 0 है ना, v, और ये देखो सॉरी दिस इज माइनस, और v क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स, सोर्स क्या है इसके साउंड के अपोजिट, तो माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और सोर्स क्या है, विसल, और विसल की स्पीड नहीं दे रखी है, तो कैसे निकालोगे, आर ओमेगा, क्योंकि घूम रही है भाई, आर ओमेगा सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, आर ओमेगा से निकाल लो। रेडियस 1.5 ओमेगा 20, तो आप देख सकते हो 30 मीटर पर सेकंड से रोटेट कर रही होगी लीनियर स्पीड, तो यहाँ पे 30 ले लेंगे भाई, तो 330 एंड दिस इज 30। कूल है, तो ये आ जाएगा 440 इंटू 330 ओवर 360। ये बच्चों कैंसिल हो चुका है। ठीक है, ये क्या आपका कैंसिल हो चुका है। तो लगभग कितना आंसर दिखना चाहिए आपको, यहाँ पे ये 3 से कैंसिल करोगे 11 आएगा, यहाँ पे करेंगे 1 2 आएगा 12 आ जाएगा, और ये 440 इंटू 11 आ रहा है, और डिवाइड में आपका 12 आ रहा है। इसको भी कैंसिल कर दो तो 6 आ जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, और इसको कैंसिल करोगे 3 आएगा, ये 11 आएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं 11 इंटू 11 इंटू 10, ठीक है, और डिवाइड में 3, इसको सॉल्व करो आप, लगभग कितनी आंसर आएगा आप चेक कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 440 है, और इसको आप यहाँ पे सॉल्व करके देखें भाई F1 कितना आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखेंगे आप F1 कितना आ रहा है। जल्दी से बच्चे, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, आप यहीं से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखें यहाँ 11 इंटू 11 121 और 0/3, तो 3 4 आ रहा है भाई। ठीक है भाई, 4 आ रहा है, तो ये 4 आएगा, और उसमें आंसर कितना है, ठीक है, तो ना चलने की 0 3.33 इतना कुछ आ रहा है, चेक कर लो आप, है ना। डिक्रीज ही करेगी ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि नीचे वाला डिनोमीटर देखो ऐड हो गया, तो ये ऐड होगा तो ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी। जब भी सोर्स की स्पीड साउंड से अपोजिट होती है तो डिक्रीज ही करेगी। ठीक है, उसको कम फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल से सुनाई देगी, तो इतना आ रहा है लगभग, एक बार आप चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेकंड केस, जब ये विसल घूम घूम के आ रही होगी और बिल्कुल लोवेस्ट पोजीशन पे होगी, तो विसल की जो सोर्स की डायरेक्शन है वो इधर हो गई, देखो वीएस, और साउंड हमेशा इधर को ही जाएगा, तो साउंड भी इधर ही है, इस बार साउंड भी दे है। तो इस केस पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी, तो ये वाली जो रेंज है ना, ये मिनिमम आ गई, और इस केस पे जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी, तो वो आएगी एफ नॉट और v माइनस वी नॉट ओवर v माइनस वी एस, पुट द वैल्यू विद द साइन, एंड दिस इज 440, और v कितना है 330, और ये जो ऑब्जर्वर है वो तो रेस्ट पे ही है, और दिस इज 330 और माइनस वी एस 30, तो ये माइनस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि सोर्स इस पोजीशन पे उसी डायरेक्शन में जिधर को साउंड जा रही है। तो भाई आप लिखेंगे 440 इंटू 330 डिवाइड में यहाँ पे 300 आ रहा है भाई, है ना, तो 2 0 तो कैंसिल कर दो, तो कैंसिल कर दो, ये भी 11 कर दो, तो 11 इंटू 4 4, 11 इंटू 4 84 आएगा आई थिंक। ठीक है, 484, दिस इज द मैक्स फ्रीक्वेंसी, मतलब ओरिजिन से जो ओरिजिनल है उससे 40 एक्स्ट्रा, 40 नहीं 44 एक्स्ट्रा सुनाई दे रही है, आप देख सकते हो 484 आ रहा है, तो ये बढ़ के सुनाई दे रही है। तो जो रेंज बन गई है भाई उसकी, ये बन गई है 403.32 484, ठीक है, ये रेंज उसको सुनाई देने वाली है, इसी के बीच में कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो मिनिमम टू मैक्स आप देख लो, एंड दिस इज द वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। फंडा वही है, फॉर्मूला वही है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये, साइन कन्वेंशन का ख्याल रखना है। सोर्स विसल था, विसल की स्पीड नहीं दे रखी, तो आर ओमेगा से आप निकाल सकते हो, यानी इस केस पे, इस कंडीशन पे क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, और इस कंडीशन पे क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है आपके सामने। और जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, है ना, सोर्स यहाँ पे हो या यहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसको ओरिजिनल सुनाई देगी, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ओके गाइस, होप सो यू अंडरस्टूड दिस। अब
इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन मैं और जरूर डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी इंटीजर में आने के चांस बन जाते हैं। हालांकि आसान ही है, जी मेन लेवल पे भी होता है, लेकिन एडवांस में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका खतरनाक चैप्टर रोटेशन के कुछ इजी से लगने वाले क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट का हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। एटलीस्ट उतने क्वेश्चन उस कैटेगरी के अगर क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी आए थे भाई, तो घबराना नहीं है। अगर आपके मैचिंग में क्वेश्चन आ गए या फिर आपके मोर देन वन ऑप्शन में क्वेश्चन आ गए, तो भाई पार्शियल मार्किंग अगर वहां है तो आप जरूरी नहीं सारे के सारे करेक्ट करके आएंगे। पार्ट उसके एक पार्ट करोगे तो एक नंबर मिल जाएगा, दो करोगे तो भाई इस तरीके से नंबर आपने इकट्ठे करने, उसी से सिलेक्शन आपकी होने वाली है। तो ये बहुत अमेजिंग होता है, बिल्कुल डरना नहीं है, क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना है, सॉल्व करना है। ठीक है भाई, चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि कॉपर वायर इज हेल्ड एट द टू एंड्स बाय ए रिजिड सपोर्ट। ठीक है भाई, दो रिजिड सपोर्ट ले लेते हैं, कॉपर वायर है उसको रिजिडली हेल्ड किया गया है, दिस इज द कॉपर वायर, और रिजिडली इसको हेल्ड किया गया है। ठीक है भाई, ओके, एट 30 डिग्री सेल्सियस इनिशियल जो टेम्परेचर है इसका वायर का इनिशियल दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस है, दिस इज योर इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, okay, with the negligible tension and find the speed of transverse wave in this wire at 10 डिग्री सेल्सियस। स्पीड बताओ जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और वो 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो चेंज कितना हुआ, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज देखने को मिल रहा है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। ओके ओके ओके, सो आपसे पूछ रहे हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इसमें जो बनेगी ना भाई, और ट्रांसवर्स वेव किसी स्ट्रिंग में बनती है तो न्यूटन फॉर्मूला यानी v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, ये यूज करना है, ये तो पहले ही लिख लो आप। टी क्या है यहाँ पे, नॉट टेम्परेचर, दिस इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, दिस इज टेंशन इन स्ट्रिंग। और यहाँ पे एक खास बात है, दैट्स वाई क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया। म्यू क्या है, लीनियर मास डेंसिटी। बच्चों ये है लीनियर मास डेंसिटी, और लीनियर मास डेंसिटी को आप मास पर यूनिट लेंथ लिखते हो। मास दे रखा होगा, लेंथ दे रखी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हो। ठीक है, यंग मॉडुलस दे रखा है, कॉपर वायर का जो यंग मॉडुलस है वो दे रखा है आपको, दैट इज 1.3 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसकी यूनिट वगैरह आप देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी अल्फा की वैल्यू भी बच्चों आपको दे रखी है 1.7 इंटू 10⁻, व्हाट इज दैट, -5, 10⁻�5 है ना। और डेंसिटी दे रखी है इस कॉपर वायर की, लीनियर मास डेंसिटी नहीं, डेंसिटी दे रखी है इसके मटेरियल की डेंसिटी। भाई ये मटेरियल की जो डेंसिटी है ना, किस डेंसिटी का बना हुआ है, ये लीनियर मास डेंसिटी होती है, मास अपॉन लेंथ। लेकिन इसकी ये तो नहीं दे रखी है भाई, तो डेंसिटी कितनी दे रखी है वो देख लेते हैं। डेंसिटी दे रखी है 9 इंटू 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, है ना, ये वाला है ना, ये वाली डेंसिटी दे रखी है। तो सर हमें म्यू तो नहीं दे रखा है, मास चेंज कर लो ना भाई। देखो मास को क्या लिखोगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी रो आ गया, लेंथ, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, वायर है भाई, ऑब्वियसली इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, लेंथ होगी, तो म्यू को आप लिख लेंगे a इंटू एल इंटू रो बाई एल, एल से एल कैंसिल, तो लीनियर मास डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आ जाएगी रो ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। बस ये याद रखना है पहली बात। तो v यहां से निकालनी है, तो अंडर रूट ऑफ टी बाई आ गया रो ए। अब टेंशन पे बात करो कि टेंशन फोर्स जो इसमें क्रिएट होगा ड्यू टू दिस चेंज इन टेम्परेचर, वो कैसे निकाल सकते हो बच्चों। ये थर्मल का केस हो गया एक तरीके से, है ना, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होगा, उसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होगा। और ये लेंथ है, यंग मॉडुलस है, तो यंग मॉडुलस याद करो क्या होता था, दैट इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन क्या होती है आप सब बच्चों को पता है, स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। और स्ट्रेन को क्या लिखते थे आप, डेल्टा एल ओवर एल, और जो फोर्स है वो किसका काम करेगा यहाँ, टेंशन का। तो यंग मॉडुलस को आप लिखेंगे टी बाई ए इंटू ये आपकी स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल। और बच्चों टेम्परेचर की वजह से जो स्ट्रेन क्रिएट होता है, अगर आपको याद हो तो देख लो, हम लिखते थे चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी होता था। क्या ये याद आया, चेंज जो होगा लेंथ में, अल्फा लीनियर टेम्परेचर, ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर, तो हमें डेल्टा एल ओवर एल यहां से निकालना है। ये सारे फॉर्मूले बच्चों को याद होने चाहिए, तभी आप एडवांस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहां पे हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्रोच करना सीख रहे हैं क्वेश्चन को करने के लिए भाई। तो यहां से डेल्टा एल ओवर एल की वैल्यू अल्फा डेल्टा टी आ जाएगी, देख लो। ठीक है, तो टी की वैल्यू देखो क्या आएगी, ये पूरा इधर मल्टीप्लाई, तो टी आ जाएगा गामा ए इंटू अल्फा डेल्टा टी, दिस इज योर टी। यहां पे पुट करेंगे तो आ जाएगा बच्चों टी गामा ए अल्फा डेल्टा टी बाई रो ए से कैंसिल, यानी साउंड की जो स्पीड आ रही है ना, इसका फॉर्मूला क्या बन गया इस केस में, गामा अल्फा डेल्टा टी अपॉन रो। सारी वैल्यू पुट कर दो, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। Everything is given, gamma is given, alpha is given, delta t temperature is given, rho density is given, एवरीथिंग इज गिवन। लगभग इसका आंसर उसने दिया है 70.1 मीटर पर सेकेंड। उसकी ट्रांसवर्स जो है
ट्रांसवर्स जो वेव है उस जो स्ट्रिंग में ट्रैवल कर रही होगी, उनकी स्पीड लगभग लगभग इतनी आएगी। सॉल्व आप कर लेंगे। कॉन्सेप्ट बताना था मैंने इसका, इसलिए मैंने इसको चूज किया। क्या पता आपके इंटीजर में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। बहुत आसान कैटेगरी होती है, बस आपको एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए। बाकी ये कैलकुलेशन तो हर बच्चा सॉल्व कर लेगा, मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको आएगी। ठीक है भाई, तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस जो वेब से मैंने सेलेक्ट किए। और ज्यादा चांस आपके ऑब्वियसली किससे रहते हैं भाई, डॉपलर इफेक्ट से रहते हैं। तो डॉपलर को बहुत अच्छे से अपने दम पे भी रिवाइज करके जाना, एक क्वेश्चन कर लेना, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगी कि कैसे क्वेश्चन आपने सॉल्व करके जाने। अब चलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रोटेशन से। तो इतने ही क्वेश्चन हम रोटेशन का भी करेंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मजा आएगा। और उस कैटेगरी क्वेश्चन अगर गलती से भी एग्जाम में मिल गए तो उनको छोड़ के नहीं आना, फोड़ के आना और अच्छे से अटेम्प्ट करके आना है, राइट। ओके बच्चों, तो यहां से शुरुआत होती है आपके बेहतरीन से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो और रोटेशन से हमें एटलीस्ट देख के जाने चाहिए, कि देखो इसमें ये एक ऐसा चैप्टर है, देखो ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और रोटेशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे बहुत डिफिकल्ट लेवल पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस, कुछ सब टॉपिक्स, कुछ सब कॉन्सेप्ट ऐसे भी होते हैं जिन पे आप अटैक कर सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 101% आपको क्वेश्चन होगा। और बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर यहां से रिलेटेड क्वेश्चन लाइक मोर देन वन ऑप्शन वाले आ जाते हैं, मैचिंग वाले, तो बहुत जरूरी है कि आपने उस पर अटैक करना है, खासकर मोर देन वाले में, जिसमें पार्शियल मार्किंग होगी। मतलब आपने 4 में से एक भी सही कर दिया तो भी मार्क्स मिलेंगे, 2 सही कर दिया तो भी मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत जरूरी है कि ये वाले कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2016 में आया था और बहुत टफ पेपर था, आपको पता है। और उसमें भी एक इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि जिसको बच्चा कर सकता था 101%। लेट्स सी। तो देखो, आपने अप्रोच सीखना है कि कैसे अप्लाई करेंगे, क्या कैटेगरी के क्वेश्चन है, वो सब कुछ आपने देख लेना है। तो भाई आप पोजीशन वेक्टर बच्चों आपको दे रखा है टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। और ये दे रखा है अल्फा टी क्यूब आई कैप। मेरे ख्याल से किसी भी बच्चों को इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपने देखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी आई थिंक 2012 में आ चुका था, या 8 में या 12 में। तो इसी कैटेगरी में बस यहाँ पोजीशन दे रखी है, वहां आई थिंक फोर्स डायरेक्ट दे रखा था, ठीक है। लेकिन जब बच्चा पीवाईक्यू करके जाएगा उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, वो अप्रोच कर पाएगा। वही मेन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, राइट, खासकर एडवांस में। अब पोजीशन वेक्टर दे दिया, अल्फा की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी दे दिया 10/3, और बीटा की वैल्यू आपको दे दिया 5, और मास आपको दे दिया 0.1, ठीक है, ये दे दिया भाई। अब बच्चों आपसे बोल रहे हैं कि ये सारी वैल्यू अगर आप पुट भी कर लो तो और भी अच्छी बात है। अगर मैं यहाँ इसमें वैल्यू पुट कर लूंगा तो ये आ जाएगा आपका 10/3 टी क्यूब आई कैप और प्लस 5t स्क्वायर, ठीक है, दिस इज योर 5t स्क्वायर एंड दिस इज योर जे कैप। बोल रहे कि 1 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है आपने, ठीक है। तो पहला ही है वेलोसिटी, ये तो हर बच्चे का एक नंबर तो पक्का हो चुका है कि वो इसको डिफरेंशिएट करेगा और उसकी वेलोसिटी आ जाएगी dr/dt, ठीक है भाई। तो वेलोसिटी कितनी आएगी 10/3 3t स्क्वायर आई कैप, ठीक है, प्लस यहां पे बनेगा आपके पास 10t जे कैप। अब वेलोसिटी किस पे निकालनी है, 1 सेकंड पे निकालनी है आई थिंक, हाँ, दैट इज 1 सेकंड। तो 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो 3 कैंसिल हो रहा है, तो 10 आई कैप आ रहा है, और वहां पे भी 10 ही आ रहा है, तो 10 जे कैप आ रहा है। तो दिस इज योर आंसर। तो ये वेलोसिटी होगी 10 आई कैप 10 जे कैप, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो है ना इजी, बिल्कुल इजी, बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं, आपने समझने हैं, आपने सॉल्व करने हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ सी द सेकंड पार्ट। बच्चों इसमें पूछ रहा है एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। भाई ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अगर पूछेगा तो आपको बताया ये होता है r क्रॉस p, ठीक है। और p को कैसे लिखेंगे आप, r क्रॉस mv, तो v आ जाएगा। तो मास को बाहर ही रख लो, तो r क्रॉस v करना है, मतलब आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है r वेक्टर का और वेलोसिटी वेक्टर का। वेलोसिटी वेक्टर यहां से आपने निकाल ही रखा है, बस इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है, मास से मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। चाहे आप डिटर्मिनेंट मेथड या डायरेक्ट भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। और मास की वैल्यू कितनी है 0.1 है, तो उसको बाहर रख के हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। देखो छोटे सा ही है तो 0.1। आर की वैल्यू पुट करो बच्चों, आर की वैल्यू क्या है एज इट इज, और टी 1 सेकंड पे है तो पहले ही 1 कर दिया, तो आर ये आया था आपका, ठीक है। तो हमने यहां लिखा 10/3 टी 1 किया है, तो टी 1 किया है तो टी को 1 करेंगे, ठीक है ना, टी को 1 कर लेंगे। पहले ही करें कि बाद में करें, चलो बाद में कर लेते हैं। तो यहां पे बनेगा टी क्यूब आई कैप और प्लस 5t स्क्वायर जे कैप, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बच्चों वेलोसिटी वेक्टर के साथ। वेलोसिटी वेक्टर आपका ये वाला है, आप देख लो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 10t स्क्वायर बच रहा है। तो 10t स्क्वायर आई कैप प्लस 10t जे कैप बच रहा है। अब 2 ही है इसमें वेक्टर, तो आसान होगा आप लोगों के लिए। तो आई को आई के साथ क्रॉस नहीं कर सकते, 0 हो जाएगा, तो आई को जे के साथ करो। और 0.1 बाहर भी है, तो 0.1
एज इट इज बाहर रखेंगे, और इसको जब इसके साथ करेंगे तो I क्रॉस J तो K हो जाएगा, और 10 इंटू 10 तो ये 100/3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ T स्क्वायर है, T क्यूब है, और यहाँ T है तो ये T4 हो जाएगा, और यहाँ K कैप आएगा। इतनी बात समझ में आ जाएगी। अब J को हम J के साथ नहीं करेंगे, J को इसके साथ करेंगे, तो यहाँ 5 इंटू ये हो जाएगा 50, और यहाँ J क्रॉस I है तो माइनस हो जाएगा, तो 50 लिख लो, और T4 ही हो जाएगा, और यहाँ पे भी K कैप आएगा। तो मतलब सेम ही आ रहा है, और T की वैल्यू 1 दे रखी है तो 1 ही कर दो, इसको भी 1 कर दो, इसको भी 1 कर दो भाई लोग, ठीक है। तो दिस माइनस दिस, तो ये क्या बचेगा 0.1 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे 0.1 को तो 10/3 K कैप बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस K कैप बचेगा, देख लो, है ना। तो 0.1 0 को उड़ा देगा भाई, ये बच जाएगा आपके पास। आंसर बच्चों क्या आएगा, अच्छा तो K कैप तो सेम ही है, तो यहाँ आ जाएगा 15, तो -5/3 K कैप आ रहा है। तो दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। सो देख लो, यही है, मैच करा लो, आपके पास आंसर दिख रहा है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट वन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, राइट, कूल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट बच्चों आपसे फोर्स पूछा गया है, और फोर्स है नेक्स्ट पार्ट में आपसे टॉर्क पूछा गया है, ठीक है भाई। तो फोर्स आ गया तो टॉर्क भी आ जाएगा, तो फोर्स कैसे निकालोगे इस पे बात करते हैं। तो भाई वेलोसिटी वेक्टर आपको पता है, और उससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो फोर्स आपको पता है आपको कैसे निकालना है, m इंटू ए से निकालना है। तो मास है 0.1, और ए कैसे निकालना है, dv/dt से निकालना है। बस उसमें टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हर वैल्यू t = 1 सेकंड पे है। आराम से करते जाओ, मस्त तरीके से मार्क्स मिलेंगे अच्छे से। 0.1, और भाई देखो जो वेलोसिटी वेक्टर आता है उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो ये वाला आया था। जब इसको 3 तो कैंसिल ही हो रहा था, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो 20 I कैप बचेगा, और ये आप +10 ऑफ J कैप बचेगा, बस यही बचेगा आपके पास। अब वैल्यू पुट कर दो, 10 बाहर ले लो तो ये 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ 2 इंटू 1 I कैप प्लस यहाँ पे J कैप बचेगा। तो बच्चों फोर्स आ गया 2 I कैप प्लस J कैप, इतना न्यूटन आएगा। आप चेक कर ले वेक्टर में, ये दे रखा है I कैप प्लस 2 J कैप, जबकि हमारा फोर्स आ रहा है 2 I कैप प्लस J कैप, तो ये तो सही नहीं है, यानी सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, है ना। उसका जो आंसर है, उसने बोला कि हमारा जो आंसर है वो I प्लस 2 J कैप होना चाहिए, जबकि आ रहा है 2 I प्लस J कैप। डन, तो दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन जो उसमें दे रखा है वो करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट होना चाहिए था। तो अभी तक आपका ए और बी दोनों करेक्ट है, दैट इज योर C1। अब टॉर्क पूछ रहा है यार, टॉर्क तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए भाई, दो ठीक है। टॉर्क होता है R क्रॉस F। तो देखो भाई पूरा सॉल्व करना अपने आप। R वेक्टर ये रहा, एज इट इज, T की वैल्यू 1 पुट कर लेना, F वेक्टर यहां से निकाल लिया, ये रहा, ठीक है, ये रहा, डायरेक्ट ही पुट कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। और आई थिंक इसने आंसर दिया इसका -20/3, और ये करेक्ट है, -20/3 K कैप आना चाहिए, ये करेक्ट है न्यूटन मीटर। आप देखना, चेक करना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चेक करो, हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं 2016। आप जस्ट इमेजिन कि डिफिकल्ट वाले पेपर में भी वो क्वेश्चन है जो बच्चा कर सकता है, बस आपने हिम्मत रखनी, ढूंढना है और प्रैक्टिस करना, और इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जरूर जाना है। अब देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और दोनों के हालांकि कॉन्सेप्ट हमें पता है, उनको अप्लाई करना आना चाहिए, उनकी इस तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है, तो क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन अमेजिंग क्वेश्चन है, मतलब ये वो वाला क्वेश्चन मान के चलो रोटेशन केज के इस कॉन्सेप्ट का यूज करके वो लगभग हर साल किसी न किसी एक पेपर में दोनों में से क्वेश्चन जरूर बना के देता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये IIT एडवांस का, ये मान के चले बच्चों आप, ठीक है, दिमाग में रखना बस, ठीक है। उसने बोला होमोजीनियस रॉड AB ऑफ लेंथ 1.8 मीटर। आप देख सकते हो ये डायग्राम देख के, है ना, बस आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट में आने के काफी चांस होते हैं। 2023 में जो आया था वो आई थिंक मे बी 2 क्वेश्चन आए थे वहां पे, 2 से ज्यादा भी आए थे। 2024 में बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, वहां पे जाके टाइम इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, पार्ट वाइज सॉल्व करने हैं कि आपके मार्क्स बन जाए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये एक होमोजीनियस रोड है AB, तो A से B तक, ठीक है भाई, और ये इसका सेंटर है यहाँ पे, दैट इज O, दिस इज द सेंटर O, और एक पॉइंट यहाँ पे कहीं C पॉइंट है, दिस इज द C पॉइंट, और ये B पॉइंट है, ठीक है, दिस इज द C पॉइंट, ठीक है भाई, इस तरीके से। और टोटल जो लेंथ है इसकी टोटल लेंथ लिख लेते हैं कितनी है, दैट इज L एंड दैट इज 1.8 मीटर। और O और C और O का और B का मिड पॉइंट है, यानी ये वैल्यू जो होगी ये L/4 होगी, और ये वैल्यू भी जो होगी वो L/4 हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये इतनी जो रिमेनिंग लेंथ होगी दैट इज L/2, ठीक है, कूल। अब बोल रहा है कि इस होमोजीनियस रॉड का जो मास है दैट इज M, है ना, इसका जो मास है वो M है, और ये पायरेटेड एंड है सेंटर के अबाउट। अगर ये पायरेटेड है सेंटर के अबाउट, ठीक है, ये वाले इसके अबाउट घूम सकती है, मतलब ये, ठीक है।
एट द सेंटर इन सच अ वे दैट इट कैन रोटेट फ्रीली इन द वर्टिकल प्लेन। ऑब्वियसली वो फ्रीली रोटेट कर सकती है। द रॉड इज इनिशियली इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। एन इंसेक्ट एस ऑफ द सेम मास एंड फॉल्स वर्टिकली। एक इंसेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक इंसेक्ट आपको दिख रहा होगा, और ये जो इंसेक्ट है भाई, ठीक है, ये फॉल कर रहा है वर्टिकली विद स्पीड v, ठीक है, दिस इज द इंसेक्ट, और ये जैसे ही आ रहा है सी पॉइंट पे टकरा रहा है आके, ठीक है, इस तरीके से सी पॉइंट पे टकरा रहा है आके, और जैसे ही इससे टकराता है 90 डिग्री पे, देख लो आप इस तरीके से, तो इसके आने की जो वेलोसिटी है लीनियर, दैट इज v, आने की जो वेलोसिटी है दैट इज v, एंड ये सी पॉइंट पे टकरा रहा है मिडवे बिटवीन द पॉइंट O एंड B इमीडिएटली आफ्टर द फॉलिंग। जैसे ये टकराता है फटाक से, इंसेक्ट मूव टुवर्ड्स द एंड B, टकराते ही ये B की तरफ चलने लगता है, ठीक है, तो जैसे ये टकराते ही B की तरफ चलने लगता है, ओके सर, such that the rod rotates with a constant angular momentum, angular velocity। तो ये अपने सेंटर के अबाउट रॉड जो है वो रोटेट कर जाती है with some angular velocity। लेट्स सी, एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये रोटेट कर जाती है जैसे इससे टकराएगा। मतलब इनिशियली रेस्ट पे है, लेकिन जैसे ये टकराएगा इसमें मोशन आ जाएगा, आप समझ रहे हो। और ये इसका पायरेटेड एंड है, आपने ध्यान से पढ़ना है, एंड इस टाइप के क्वेश्चन में ये ही देखना होता है बच्चों, ठीक है। दिस इज पायरेटेड अबाउट दिस, तो इसके अबाउट अगर ये पायरेटेड है तो पायरेटेड एंड के अबाउट टॉर्क हमेशा जीरो होता है, और जब टॉर्क जीरो है बच्चों, याद रखना, टॉर्क होता है डीएल ओवर dt। जहां पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाता है तो डीएल ओवर dt, आप सब बच्चों ने पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, यानी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरली पता होनी चाहिए। तो आप करेंगे क्या, तो आप इसमें कॉन्सेप्ट अप्रोच कैसे करेंगे, तो जैसे ही इससे टकराएगा, घूम जाएगा पायरेटेड एंड के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम यहां पे इस तरीके की सिचुएशन में बिना सोचे समझे आप एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट यूज करके आएंगे। इनिशियली सिस्टम को ऑब्जर्व करो, और आफ्टर जब इससे टकरा जाएगा उसके बाद इसमें इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन आपने निकालना है कि भाई इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, है ना। एंगुलर वेलोसिटी आपने ओमेगा को निकाल लेना है कि वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ क्या कर रहा है, घूम रहा होगा, ठीक है। अब देखो, आप इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो कि भाई इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा सिस्टम का, और फाइनल क्या होगा। देखो भाई, इनिशियल सिस्टम में है कौन, एक इंसेक्ट है, उसका मास सेम है जो रॉड का मास है, ठीक है, मास सेम है, जिस रॉड पे वो टकरा रहा है मास सेम है। तो इंसेक्ट तो मूव कर रहा है लीनियरली इनिशियली, तो यहां पे अगर मैं एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा, आप सबको पता है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, अगर इंसेक्ट लीनियर मोशन कर रहा है और वो यहां से देखो कितनी डिस्टेंस अवे है ना, 90 डिग्री पे, एम वी आर लेंगे इसके लिए, तो एम वी आर प्लस ये इनिशियली रोटेट नहीं कर रही है, इसका में कोई मोशन नहीं है, तो जीरो, दो है ना भाई, दो एलिमेंट सिस्टम के अंदर है ना, दो चीजें है ना भाई। अब फाइनली क्या होगा, जैसे ही इससे टकरा रहा है बच्चों, तो ये इधर को मूव करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इंस्टेंट पे जब ये टकराएगा तो इसका मास भी सेम है, और ये तुरंत घूम जाती है, और ये इधर को चलना स्टार्ट करेगा तो तुरंत घूम जाएगी। तो चूंकि इसमें आफ्टर इंसिडेंट, जब ये इससे इंसिडेंट करता है इसके साथ कोलाइड करता है एक तरीके से, तो इसमें रोटेशन आ जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम कौन से वाला लेना है, और जिस समय वो इंसेक्ट उससे स्ट्राइक करेगा और बी की तरफ मूव करने लगेगा, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रॉड प्लस वो इंसेक्ट दोनों रोटेट कर जाएंगे, तो रोटेशनल प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी फाइनल एंगुलर मोमेंटम आपका आई ओमेगा हो जाएगा। इस बात का बस ख्याल रखना है, और आराम से देखो, बाकी कोई सिचुएशन आपको नजर नहीं आ रही है। मास किसका है, इंसेक्ट का, स्पीड कितनी है, इंसेक्ट की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, अबाउट द पॉइंट जिसके अबाउट वो घूमेगी, कहां पे, जहां से टकरा रहा है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये दे रखिए, देखो L/4, तो दिस इज L/4 इक्वल टू आई किसका लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो चीज रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो यहाँ पे रॉड भी रोटेट कर रही है सेंटर के अबाउट, और जो इंसेक्ट होगा जब वो यहाँ पे होगा, वो एक पार्टिकल की तरह ट्रीट होगा, तो वो भी रोटेट कर जाएगा, दो पार्टिकल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को लेना है, एक रॉड प्लस जो इंसेक्ट है, ठीक है, उसका भी लेना है, आप समझ रहे हो, इंसेक्ट का भी लेना है। तो मैंने यहां पे लिख दिया इंसेक्ट, आई इन लिख दिया, ठीक है, तो ये चलेगा, और इनटू ओमेगा, दोनों की ओमेगा क्या रहेगी, कॉमन रहेगी सर, बिल्कुल। अब ध्यान से देखेंगे, तो m एज इट इज VL/4 एज इट इज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सेंटर के अबाउट पूरी रोड घूम रही है, आप सबको पता है, दैट इज mL²/12, एंड इंसेक्ट का क्या होगा, उसका मास m ही है, लेकिन यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, L/4 है भाई, दिस इज योर डिस्टेंस L/4। तो हम mr² लिखेंगे, और mr² का मतलब कितनी डिस्टेंस अवे है, तो डिस्टेंस आप देख सकते हो, तो L/4 का स्क्वायर, क्योंकि पार्टिकल का mr² होता है, और इनटू दिस इज योर ओमेगा। तो बच्चों यहाँ पे बहुत क्लियरली आप देखेंगे m कैंसिल हो जाएगा कॉमन आके,
और एक एल भी कैंसिल हो गया, तो एक ही एल बचेगा, यहाँ बचेगा v/4 और यहाँ पे क्या बचेगा, दिस इज l/12 प्लस यहाँ पे बचेगा l/16, है ना, दिस इज l/16 आई थिंक सो, एंड दिस इज योर ओमेगा। नाउ चेक इट आउट गाइस, तो कैसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, तो यही बनना चाहिए मेरे ख्याल से, तो राइट। अब हम क्या करेंगे, v/4 इक्वल टू l कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे आप, इसमें से 4 भी कॉमन ले लो तो 3 आएगा, यहाँ पे 3 और वहां पे बचेगा 4, तो 12 हो जाएगा, तो 4 + 3 आएगा, ठीक है, ऐसे समझो। तो यहाँ पे 7l बाय, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आप देख सकते हैं तो 12 भी बचेगा बस, है ना, और इंटू यहाँ पे बचेगा ओमेगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं ओमेगा आपका आ जाएगा 12v/7l, दिस मस्ट बी योर करेक्ट आंसर। तो दिस मस्ट बी योर करेक्ट आंसर, 12v/7l, दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम। जैसे इंसेक्ट इससे टकरा जाएगा, घूम जाएगा, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बच्चा कर लेता है, कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करें, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को, और ये IIT वालों का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने इसका जस्ट एक ही पार्ट कराया, इसमें बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट करके वो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आपके लिए बना सकता है, तो उसके लिए भी आपने रेडी रहना है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम और कैसे आपने सॉल्व करना है, ये सब कुछ आपने देखना है, ठीक है। तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो दैट इज योर I ओमेगा, ठीक है भाई। होप सो गाइस आप समझ जाएंगे, क्योंकि और आप कुछ और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, काफी क्वेश्चन इस पे डिपेंडेंट आए हैं, तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किया था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर प्रैक्टिस for 2025 of this particular topic, right? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने बोला एक लैमिना इज मेड बाय रिमूविंग अ स्मॉल डिस्क ऑफ डायमीटर 2r फ्रॉम ए बिगर डिस्क ऑफ। हालांकि इजी साइड पे होता है, लेकिन थोड़े से इसने स्मार्टली काम किया है, तो क्वेश्चन को अच्छे से डिजाइन किया गया और अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है एक तरीके से। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन काफी बच्चे प्रैक्टिस करके भी रखते हैं और करके रखने भी चाहिए, क्योंकि अगर आ गया तो आराम से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी वाली एक डिस्क है, इसी टाइप का क्वेश्चन स्फीयर के फॉर्म में नीट में दे दिया गया, तो सोचो ये एडवांस 2011 में आया, फिर बहुत बार आया, 2004 में भी आया था, और इस बार आपके नीट में भी दिया गया, तो इसलिए हल्ला तो मचा था भाई, ठीक है। तो वो भी स्फीयर का, है ना। तो यहाँ पे एक छोटी वाली डिस्क इस तरीके से कट की गई है, ठीक है भाई। तो रिमेनिंग पोर्शन ये होगा, है ना, इतना पोर्शन तो आपने कट करके बाहर निकाल दिया है, तो दिस इज योर रिमेनिंग पोर्शन गाइस, तो दिस इज योर रिमेनिंग। तो ओरिजिनल का सेंटर ये O है, ये जो कट किया है, ये वाला इतना सा स्मॉलर जो डिस्क कट किया है, इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, दैट इज O', और ये जो डिस्टेंस होगी R होगी, क्योंकि 2r डायमीटर की डिस्क कट किया है, क्योंकि ओरिजिनल की जो रेडियस है वो 2r है, ठीक है भाई। मास वगैरह नहीं दिया है, सेम मास डेंसिटी है, आई मीन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, रेडियस 2r है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लैमिना अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट O एंड पॉइंट P। पॉइंट O कहाँ पे है, ये रहा भाई इसका सेंटर, ठीक है। पॉइंट P कहाँ पे है, पॉइंट P भाई यहाँ लिया है, देखो यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल डायमीटर के लिए अपोजिट एंड है यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट P है, बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे, यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का आपको बेस्ट एप्लीकेशन यहाँ पे करना ही पड़ेगा, और थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी इसकी वजह से, ठीक है। सो बोथ केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट O, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट P एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। बोथ These are the axes which are perpendicular to the plane of the lamina, obviously मैंने बता दिया। IP over I नोट बताओ नियरेस्ट इंटीजर में, यानी इसके अबाउट एक्सिस ऐसे पास हो रही है, देखो, और ये पूरा का पूरा सिस्टम इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है यहाँ से 90 डिग्री पे, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यहाँ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। दिस इज द सिचुएशन गाइस, अंडरस्टूड। तो चूंकि इतने पोर्शन को कट करके आपने बाहर रखा है, सपोज करो ये पोर्शन यहाँ पे रख दिया आपने कट करके, इसका सेंटर है वो, ये इतना पोर्शन। अब ये नहीं पता हमारे को इसका मास कितना है ना गाइस, ये नहीं पता हमारे को इसका मास कितना है, लेकिन हमें पता है इसका, ये एक डिस्क है, ये क्या है, एक डिस्क है, डिस्क ही है ना, दिस इज द लैमिना, हाँ दैट इज दिस डिस्क, ठीक है, और डिस्क है, तो इतने एरिया में कितना मास होगा हम निकाल सकते हैं। तो अगर मैं मान लूं कि जिसको कट किया है बच्चों उसका मास m है, जिसको कट किया है अगर मैं मान लूं उसका मास m है, या जिससे कट किया ओरिजिनल को मान लेते हैं, ओरिजिनल को, इसका मास m' मान लो, जिससे कट किया ओरिजिनल से उसका मास हम मान लेते हैं m है ना, ऐसे भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो अल्टीमेटली आपको इसका मास चाहिए कि इसका जो रिमेनिंग है उसका मास कितना होगा, जो रिमेनिंग पोर्शन है, और जिसको कट किया है उसका मास कितना होगा, पहले तो आपको यही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो भाई ये आप कैसे निकाल सकते हो, देखो देखो भाई, ठीक है, इसको आप कैसे निकाल सकते हैं ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आपको चाहिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले आप कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, यानी I
एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ ऑफ दिस रिमेनिंग, ये जो रिमेनिंग है ना उसी का चाहिए ना भाई। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस लैमिना अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू दिस, ओके। तो जो रिमूव करने के बाद बची है तो हम लिखेंगे ओके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ओरिजिनल क्या थी, ओरिजिनल यानी बिगर डिस्क क्या थी जब कट नहीं किया होगा, माइनस जितना पोर्शन कट कर दिया वो, यानी जिसको कट किया उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। यानी जब कट नहीं किया था बिगर वाली, और जिसको कट किया वो स्मॉलर है, दिस इज योर स्मॉलर। ऐसे समझना, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, अगर कट नहीं किया होता और ये डिस्क होती और यहाँ पूरा का पूरा मास होता कुछ भी, राइट, तो यहाँ पे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता गाइस, एम आर, यानी आर कितना है उसका 2r रेडियस है, स्क्वायर और बाई कितना 2, भाई यही होता है ना डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन माइनस आईसी का मतलब जिसको कट किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा भाई। आप अगर ध्यान से देखो इसके अबाउट इस वाली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो तो उसका सेंटर इससे दूर है। तो देखो अगर मुझे इस छोटी वाली को इसके इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना है ना भाई, तो इसके सेंटर को देखो आप, इसके सेंटर से दूर है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे इसके लिए, और इसका मास हमने माना है कुछ m डैश, तो हम लिखेंगे पैरेलल एक्सिस, यानी अगर इसके सेंटर से ही डायरेक्ट एक्सिस पास होती तो हम लिखेंगे m डैश r स्क्वायर प्लस, चूंकि इसके सेंटर और इसके सेंटर में कितना डिस्टेंस है भाई r, तो हम लिखेंगे m डैश एंड दैट इज बाय 2, क्योंकि ऑटो डिस्क की तरह काम करेगा, और d का स्क्वायर, यही होता है ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसके सेंटर से पास होगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m डैश r स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, और अगर यहां से पास हो रही है तो दोनों की जो एक्सिस होगी, यहां से पास होने वाली एक्सिस और यहां से पैरेलल होगी, तो ये वाली एक्सिस यहां से पास ना होकर यहां से हो रही है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर लोगे। तो d आपको पता ही है यहाँ पे r है। अब m डैश नहीं पता है बच्चों, ध्यान से देखो, अगर मैंने मान लिया कि ओरिजिनल डिस्क का जो मास है वो m है, मैंने मान लिया कि इफ मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क इज m, तो जिसको कट करके बाहर निकाला उसका मास क्या होगा उसको भी देख लो। तो हमें पता ओरिजिनल डिस्क का मास है पाई 2r स्क्वायर में, है ना, मास ओवर एरिया, ठीक है। तो यहां पे m डैश जो मास है वो कितना है पाई r स्क्वायर में, तो m डैश आपका ओरिजिनल से 1/4 हो जाएगा, बस ये याद रख लेना है। जिसको कट किया इसका मास जो m डैश है, जो कट के बाहर निकाला है, दैट इज m/4, बस वो यहाँ पुट करना है। तो देखो यहाँ पे बन रहा है 2mr स्क्वायर और माइनस m डैश आ गया m/4 और 8 हो जाएगा r स्क्वायर, प्लस यहाँ पे m/4 हो जाएगा और ये r स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा 2mr स्क्वायर माइनस, बच्चों यहाँ पे 8 है, ये mr स्क्वायर, यहाँ पे mr स्क्वायर है तो 3 बचेगा, यानी 3mr स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। चेक कर पा रहे हो आप, दिस इज 3। अब यहां से 16 यानी 13 mr स्क्वायर बाई 8 बच रहा है। तो O से पास हो रही होगी जो एक्सिस, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा भाई वो इतना होगा, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, राइट। इन टर्म्स ऑफ जो मास हमने एज्यूम कराया है बिगर डिस्क का जब वो ओरिजिनल थी, ठीक है, उसके टर्म्स में। चलो भाई ठीक है, अब क्या करेंगे सर, अब देख लो नेक्स्ट। अब आपको P पॉइंट से एक्सिस पास हो रही होगी, तो भाई ध्यान से देखो, अगर इसके अबाउट निकालना है, अब ये दो केस बन गए आपके केस में, यानी अगर P के अबाउट निकालना है जो बिगर वाली होगी, ठीक है भाई, जो बिगर वाली होगी उसको देख लो, ठीक है। इसके सेंटर से जब पास हो रहा था तो ये वाली सिचुएशन थी, ठीक है, लेकिन अब यहां से तो पैरेलल एक्सिस, मतलब इसके लिए भी पैरेलल एक्सिस और इसके लिए भी पैरेलल एक्सिस, जब इसके सेंटर से पास हो रहा है तो यहां पे होती, अब यहां से हो रहा है तो डिस्टेंस ये लगेगी, अब ये वाली, और इसके लिए डिस्टेंस ये होगी, और ये तो हमारे को पता ही है, यहां से यहां तक डिस्टेंस इसके लिए 2 आ रहा है, और ये डिस्टेंस r प्लस r यानी √5r हो जाएगा। दोनों के लिए पैरेलल एक्सिस लग गई कि नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अबाउट आईपी बच्चों आ जाएगा आपके पास, आई नोट हमने निकाल लिया ना, इस ओ के अबाउट हमने निकाल लिया। तो आईपी हम कैसे निकालने वाले हैं इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ओरिजिनल का भी निकालना पड़ेगा पहले आईपी को निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, m2r का स्क्वायर बाई 2, एक तो ले लो, और चूंकि यहां से होता तब ये होता, लेकिन ये यहां से है तो इतना डिस्टेंस हो रहा है, प्लस m2r का स्क्वायर, ये आया अभी किसका, बड़ी वाली का इसके अबाउट। अब निकालेंगे छोटी वाली के सेंटर से इसके अबाउट, तो माइनस करेंगे इसमें से, अगर इसके सेंटर के अबाउट होता तो m डैश r स्क्वायर बाई 2 प्लस यहां से कितनी दूर है √5, यानी m डैश d स्क्वायर यानी √5r का होल स्क्वायर। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, ठीक है बॉस, बिल्कुल। अब बच्चों इसको सॉल्व करना होगा आपको। देखो इसको कितना आएगा, यहाँ पे 2mr स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ 4 आएगा, यानी 6 आएगा, 6mr स्क्वायर आ गया, ठीक है, माइनस यहाँ पे m की वैल्यू, m डैश की वैल्यू m/4 है, तो ये mr स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 m/4 आएगा तो 5mr स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ठीक है भाई, इतना आ गया आपके पास। अच्छा सर ठीक है, अब क्या बनेगा, देखो 6mr स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 8
एलसीएम आ जाएगा 10 11 mr स्क्वायर आ जाएगा। चेक इट आउट। अब इसका एलसीएम ले लो, इसमें मल्टीप्लाई करो तो 48 mr स्क्वायर माइनस 11 mr स्क्वायर और बाई 8, तो बच्चों ये आ जाएगा आपका कितना, व्हाट इज दैट, 8 माइनस 1 दैट इज 7 और 3, तो mr स्क्वायर बाई 8 ये आएगा आपका नेट P के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दिस इज अबाउट P एंड दिस इज अबाउट O। तो यहां से इनका रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो आएगा भाई IP ओवर IO, और रेशियो आ रहा है 37 mr स्क्वायर बाई 8 ओवर ये आ रहा है आपका 13 mr स्क्वायर बाई 8। तो देखो 8 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो 37 बाई 13 बचेगा। ठीक है, ये देख लो आप 37 बाई 13 है ना, लगभग इतना ही बचेगा, देख लो आप, है ना, अप्रोक्सीमेट क्या आंसर बनेगा आपका। तो भाई लोग अप्रोक्सीमेट आंसर इसमें दे रखा है 37 बाई 13 रेशियो में आंसर दे रखा है हालांकि, पर उसने बोला इंटीजर फॉर्म तक लेके जाना है, तो हमें ऑप्शन बनाना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो भाई यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा, तो नियर बाई 3 के जाएगा ये। 13 से इसको डिवाइड करोगे ना जब, तो 13 से डिवाइड करो तो मेरे ख्याल से 2.8 के आसपास, तो आप इसको 3 मान के चलेंगे। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये है आपकी प्रॉब्लम, इसको आप ध्यान से देखेंगे। उसने पहले बोला था लेमिन इज मेड बाय रिमूविंग अ स्मॉल डिस्क ऑफ डायमीटर 2r, ठीक है, तो हमने उसका मास मान लिया है और उसको मान के किया है। चूंकि रेशियो निकाल रहे तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो लेकिन पैरेलल एक्सिस का ये एप्लीकेशन होता है, तो इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको होनी चाहिए। एक बार आप आंसर चेक कर लेंगे, इसका ऑप्शन नियर इंटीजर 3 आएगा। अगर रेशियो पूछ रहा है तो 37 बाई 13 आना चाहिए। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ओके गाइस, तो ये थे कुछ बेहतरीन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बच्चों आपके एग्जाम के लिए। सब टॉपिक्स है, इसलिए इनको जरूर करना है, एटलीस्ट इनकी प्रैक्टिस करके जाननी है। तो उससे क्या होगा, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपको हर चीज पता रहेगी, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे इस टाइप की कैटेगरी क्वेश्चन को हैंडल करना है। और यही सबसे बड़ी पावर होती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। जब आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे को उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है, बट मेरे को सिलेक्टेड प्रैक्टिस है और वहीं से मेरे को क्वेश्चन करने हैं, तो बस यही स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है और उतने क्वेश्चन आपने अच्छे से कर लेने हैं कि जो कट ऑफ आपको चाहिए आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो आपके पास हो जाए, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट जो मैं देने वाला हूँ आपको, नेक्स्ट कुछ बेहतरीन से और सब टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज द EMI से AC से रिलेटेड वो क्वेश्चन, वो सर्किट वाले क्वेश्चन हर साल लगभग कहीं ना कहीं से बना के वो दे देता है, तो उससे मैं कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है भाई। और कुछ क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, तो वो सब टॉपिक में दे दूंगा। फिर लास्ट बस मैं आपको कल लास्ट है ना, वो मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन जिन कॉन्सेप्ट को वो रिपीट कर सकता है, उन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना सकता है, वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है बच्चों। मेहनत करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, जल्दी संडे को होने वाला है आपका एग्जाम। ऑल द बेस्ट।